हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। तो हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपको समास जो टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसको एक बार रिवाइज करते हैं और देन इसके बाद आगे तत्पुरुष समास तक हमने पढ़ लिया था। आगे के जो भेद हैं उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए समास, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को जो क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। यानी कि जब आप दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो उन शब्दों के मेल से बनने की जो विधि होती है उसको हम समास कहते हैं। हेलो 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 सर, आ रही आवाज, आ रही मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। जी सर, ओके ठीक है, आप यही माइक रखिए सर। जी चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यही वाला माइक रखिए सर आप यहीं पे बच्चों के साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर सामासिक शब्दों में दो पद होते हैं, ठीक है। यानी कि समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से पद? पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद का जो पद होगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे, ठीक है। तो और समास प्रक्रिया से बने पूर्ण पद को हम समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है रात भर, तो ये एक सामासिक पद है, यानी कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक ये शब्द है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जो सामासिक शब्दों में दो पद होते हैं, यानी कि समास दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को आप पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को आप उत्तर पद कहेंगे, ठीक है। समास प्रक्रिया से बने पूर्ण पद को हम समस्त पद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, रात भर, तो रात भर में दो पद हैं। कौन कौन से वो दो पद हैं? पहला है रात, तो रात जो है आपका पूर्व पद कहलाएगा और भर जो है आपका उत्तर पद कहलाएगा। तो इन दोनों शब्दों के मेल से आपका क्या बना है? रात भर। अब इस रात भर को आप समस्त पद कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जब हम बात करें यहाँ पर नील गगन, तो नील और गगन शब्दों से मिलकर ये नील गगन शब्द बना है। तो यहाँ पर आपका जो पूर्व पद है यानी प्रथम पद है वो आपका नील हो जाएगा, ये आपका प्रथम पद है। और दूसरा आपका नील और गगन दो शब्द से मिलकर बना है, नील और गगन। तो ये आपका पूर्व पद कहलाएगा, इसको आप पूर्व पद कहेंगे और ये आपका उत्तर पद कहलाएगा। आई बात समझ में? दो पदों के मेल से, यानी कि दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, और इसमें क्या होते हैं? दो पद होते हैं। प्रथम पद को आप पूर्व पद कहेंगे, द्वितीय पद को आप क्या कहेंगे? उत्तर पद कहते हैं। अब इससे पहले आपने छोटी क्लासेस में समास संधि पढ़ी है, तो समास और संधि में क्या अंतर है? संधि में आप दो वर्णों को मिला करके जो उस शब्द में विकार आता है या परिवर्तन आता है उसे आप संधि, वो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास के यहाँ पर हमने भेद पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से भेद हैं? तो देखिए समास का पहला भेद है, जल्दी से इसे नोट डाउन भी आप करते रहेंगे। 6 भेद हैं समास के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद बताए गए हैं। अव्ययी भाव समास नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अंतिम है बहुव्रीहि समास, ठीक है। और जैसे ही आप नोट डाउन करते हैं हैंड रेज कीजिए ताकि मुझे पता चले और आगे हम बढ़ें। तो 6 भेद बताए गए हैं समास के, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक एक करके, फिर हम इन भेदों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। जीआईसी धैल चौरी,
आप माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? मैम रुद्राक्ष पवार। चलिए, आपको समास पढ़ लिया आपने इससे पहले? स्कूल में पढ़ लिया आपने? नो मैम। चलिए, लिख लिया आपने? 6 भेद लिख यस लिए मैम। समास के? यस मैम। चलिए, आगे आप नोट डाउन करते रहिए और माइक अपने पास रखिए। पहला समास आपका अव्ययी भाव समास है। इसमें 6 भेद बताए गए हैं समास के। 6 भेदों में से पहला भेद है आपका अव्ययी भाव समास। क्या कहा गया है? जिस समास में पहला पद अव्ययी होता है उसे अव्ययी भाव कहा जाता है, या पहला पद यहाँ पर प्रधान होता है। उदाहरण से समझेंगे इसको। अभी आप इसको परिभाषा को लिख लीजिए, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह अव्यय होता है, और समस्त जो पद होता है उसे क्रिया विशेषण, वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय होता है। इसको हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी इसको आप एक बार दोबारा इसको सुन लीजिए कि अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद आपका अव्ययी होता है या प्रथम पद आपका प्रधान होता है। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे। ठीक है। इसमें दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वो भी अव्यय होता है, और समस्त पद जो है आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इसके उदाहरण देखिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यथाशक्ति, उसका अर्थ क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आमरण, मरण तक। बखूबी, खूबी के साथ। आजीवन, जीवन भर। और रातों रात, रात ही रात। तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है। इसके उदाहरण लिख लीजिए सभी जिन्होंने नहीं लिखा है पहली क्लास में। उदाहरण लिख लेंगे अव्ययी भाव समास के। यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, आमरण, बखूबी, आजीवन, रातों रात, दिनों दिन, घड़ी घड़ी, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले। इसके बाद आपका क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है। अब तत्पुरुष समास में चलिए, दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास। समास के हमने 6 भेद बताए थे। 6 में से पहला अव्ययी भाव समास, ये आप प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके थे। तत्पुरुष समास हमने स्टार्ट किया था वहां पर। तो आज देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास क्या कहा गया है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता था। अव्ययी भाव में हमने क्या कहा कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें कहा गया है कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद इसका गौण होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में, बहुत ध्यान से देखेंगे, विग्रह करते यानी कि जब आप समास को विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। अब इसके लिए आपको कारक के भेद आने चाहिए। ठीक है। जीआईसी कंडारा, आप माइक ले लीजिए। पहले हम तत्पुरुष, इसे पहली क्लास में हमने अव्ययी भाव पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज किया, लेकिन तत्पुरुष समाज से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। विग्रह करते समय दोनों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए बेटा क्या कहा। आपकी आवाज आ रही है? तो यहाँ पर क्या कहा है? कर्ता और संबोधन को छोड़कर, इनके बीच में ना कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है, कारक चिन्ह। अब आप मुझे बताइए, इससे पहले आपने क्लास 8 में कारक पढ़े हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के भेद बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं? हाँ बोलिए। मैम कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए से अलग होने के अर्थ में अधिकरण और भाव। मैम इतना ही आता। किसी और को दे दीजिए।
चलिए, इस कारक चिन्ह को, कारक के 8 भेद हैं, ठीक है, 7 नहीं 8 भेद हैं। अब यहाँ पर कर्ता और संबोधन को छोड़कर, सुन लीजिए, ठीक है, इसके 8 भेद हैं, 6 7 नहीं 8 भेद हैं। इसके कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, इसके कारक चिन्ह को छोड़ करके अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है, यानी कि कारक चिन्ह आ जाता है। प्राय उत्तर पद आपका विशेष्य होता है। विशेष्य जानते हैं आप? माइक ऑन कीजिए। विशेष्य जानते हैं? विशेष्य और विशेषण जानते हैं? इसमें 2-3 चीजें आई हैं। सबसे पहले कर्ता और संबोधन को छोड़कर आपको कर्ता और संबोधन का कारक चिन्ह पता होना चाहिए। इसके बाद आपको विशेष्य और विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। हाँ बोलिए, विशेषण क्या होता है और विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है? किसी को भी आता हो आप बताइए। विशेषण तो जानते होंगे आप। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य? जो किसी भाव की विशेषता बताते हैं। जो किसी भाव की विशेषता बताता है। अच्छा, चलिए कोई और? मैं यहाँ पर आपको एक फल मीठा है, इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? इसी में आपका विशेष्य भी है और इसमें विशेषण भी है। फल मीठा है, विशेषण कौन सा है और विशेष्य क्या है? मैम विशेष्य फल है, विशेष मीठ है। विशेषण मीठा। फिर से बोलेंगे, मीठा। ये विशेषण है मीठा? विशेषण मीठा। मीठा, विशेषण हेलो। मीठा है और विशेष्य आपका फल है। फल। तो इससे आप क्या समझे? अब आप क्या कहें, क्या कहना चाहेंगे आप विशेषण के बारे में या विशेष्य के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो आपने सही बताया है, तो इसी से जो आपने बताया है इसी से आप ऑब्जर्व करिए, खुद अपने शब्दों में बताइए क्या कहना चाहेंगे जिसकी आप विशेषता विशेषण के बता बारे में। हाँ, मैम जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण वेरी गुड। कहते हैं। तो ये आपने बताया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? अब देखिए आप, अब आपने समझ लिया, कारक के चिन्ह समझ लिए, आपको विशेष्य पता चल गया, आपको विशेषण पता चल गया। अब आप इसकी परिभाषा पर जा सकते हैं। यदि आपको ये शब्द नहीं पता है तो फिर परिभाषा का आप क्या करोगे, क्योंकि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता। तो देखिए क्या कहा गया है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। विग्रह करते समय, यानी कि जब आप उसको तोड़ेंगे शब्द को, तो उस समय शब्दों के बीच में या पदों के बीच में, पद और शब्द में अंतर जानते हो आप? पद और शब्द में क्या अंतर है? यहाँ पर ये इसमें कोई आपको पद दिख रहा है? फल मीठा है। आपको मैंने फर्स्ट जो आपका व्याकरण में पद और मैम फल शब्द के मीठा बारे है, में ये बताया पद था है। कि पद, हाँ, सब फल मीठा है। ये पद है, ये आपका वाक्य है। ये फल मीठा है, ये पूरा आपका वाक्य है। हाँ हाँ, बोलिए बेटा बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे फिर आपका डाउट क्लियर होगा। बताइए, फल मीठा है, ये आपका वाक्य है, एक वाक्य है, मैम शब्दों से क्योंकि मिलकर वाक्य शब्दों बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन पद क्या होते हैं? पहला टॉपिक है आपका पद, पद और शब्द। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है फल मीठा है, और आप जानते हैं शब्दों से मिलकर, वर्णों से मिलकर आपके शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर आपके वाक्य बनते हैं और वाक्यों से मिलकर आपकी भाषा बनती है। यही पढ़ा था हमने और छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपका क्लास 9th में था पद और शब्द में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए, ये तो पूरा एक वाक्य है, फल मीठा है एक वाक्य है, ठीक है, क्योंकि ये जो है शब्दों से मिलकर बना हुआ एक सेंटेंस दे रहा है, एक पूरा सार्थक आपको क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है, फल मीठा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये फल है और ये मीठा है,
ये स्वतंत्र रूप में है, ये स्वतंत्र रूप में है, ठीक है। फल मीठा मैंने कॉमास करके लिखा है, ये जो है आपके शब्द है, समझ लीजिए शब्द और पद में, इससे पहले अगर नहीं पढ़ा है शब्द और पद में क्या अंतर है। ये फल है, ये मीठा है और ये है, ये मैंने कॉमास में लिखे हैं, ये स्वतंत्र है, इनको आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ आम मीठा है लिख सकती हूँ, इस मीठे को प्रयोग करते हुए मैं लिख सकती हूँ, इस शब्द को मैं प्रयोग कर सकती हूँ, आम मीठा है ना, या चीनी मीठी है, कुछ भी मैं इसमें लिख सकती हूँ। फल के बारे में कहूँ तो फल में कहीं भी यूज कर सकती हूँ। तो ये जो शब्द होते हैं, शब्द स्वतंत्र होते हैं। अब इन शब्दों को मैंने यहाँ वाक्य बना दिया, फल मीठा है। इस वाक्य में आपका ये एक पद है, फल जो है एक पद है, दूसरा पद आपका मीठा है और तीसरा पद है। जब इनको वाक्यों में प्रयोग किया जाता है इन शब्दों को, तो उस समय ये आपके पद कहलाते हैं। समझ में आया आपको? शब्द स्वतंत्र होते हैं, इस शब्द को आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शब्द को जब आप किसी वाक्य में रखते हैं तो इस समय ये आपके शब्द नहीं है, ये आपके पद हैं। इस वाक्य में प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है और तृतीय पद ये है। समझ रहे हो बात को? शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द स्वतंत्र होते हैं, शब्दों से आप कई वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में आपका फल एक पद है, मीठा दूसरा पद है और है आपका तीसरा पद है। समझ में आया? शब्द और पद में क्या अंतर है? ठीक है, ये आपने आपका जो पहला टॉपिक था वहाँ पे मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, शब्द और पूरा डिटेल में आपको 3-4 लेक्चर में पढ़ाया है, तो इसको आप समझ लेंगे कि शब्द और। अब मैं यहाँ बात कर रही थी विशेषण और विशेष्य। हमने विशेषण और विशेष्य जान लिया क्या होता है, ठीक है। हमने कारक चिन्हों के बारे में बात कर ली और इससे पहले आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आप भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन फिर इसे आप रिकॉल करेंगे और इसके कारक चिन्हों को भी आप याद करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको यदि कारक के बारे में नहीं पता है, कौन से कारक चिन्ह होते हैं, कौन से कारक के भेद हैं, भेद के हिसाब से उनके क्या होते हैं, चिन्ह भी होते हैं, तो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि इसी के आधार पर आगे इसके भी भेद किए हुए हैं, किसके? तत्पुरुष समास के। इसके 6 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर, जब 8 भेद में से कर्ता और संबोधन को हमने छोड़ दिया तो आपके पास 6 बचेंगे, और उन्हीं 6 कारक चिन्हों के आधार पर यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। आई बात समझ में? कर्ता को छोड़ दिया, कर्ता के बाद क्या आता है? आपका कर्म आता है। तो पहला भेद तत्पुरुष समास का कर्म है, इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लेंगे कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो विशेष्य और विशेषण में हमने यहाँ अंतर जाना, साथ ही साथ पद और शब्द में क्या अंतर होता है ये हमने यहाँ पर जाना, और तत्पुरुष समास के यहाँ पर 6 भेद हैं, जिसका पहला भेद है, आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। पहला भेद क्या है? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आप जानते हैं क्या होता है कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के भेद लिखिए, तत्पुरुष समास की यहाँ पर आप परिभाषा लिखिए। पहले क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण है, विग्रह करते समय दोनों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाता है, प्राय उत्तर पद विशेष्य होगा और पूर्व पद आपका क्या होगा? विशेषण होगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर, क्योंकि हमने क्या कहा है, कर्ता और संबोधन को छोड़ते, हम जानते हैं कारक के 8 भेद हैं, कर्ता और संबोधन को हमने छोड़ दिया है, तो अब आपके पास 6 कारक चिन्ह बचे, ठीक है ना, कोई भी मतलब 6 बचे। अब 6 के आधार पर ही इसका भेद हुआ है। प्रथम है कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, इसका कारक चिन्ह, कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, इसका कारक चिन्ह क्या है? को, ठीक है। तो इसका आप लिख लेंगे कि कर्म, यहाँ पर लिख लेंगे नोट करके, कर्म कारक का चिन्ह को है, ठीक है ना, और ये तो आपको पता भी होगा, नोट करके लिख लीजिए कहीं, ठीक है। अब यहाँ इसी के आधार पर जहां पूर्व पद में, पूर्व यानी कि पहले पद में, ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, लोप का मतलब वहां पर उसको लुप्त किया गया हो, उसको यहाँ से छुपा दिया गया हो, ठीक है, वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष होता है। बस इसी के आधार पे होना है। आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
कि किस आधार पर इसका भेद हुआ है और कारक के कितने भेद हैं, उसी के आधार पर इसका भेद है। बस आपको उसके चिन्ह पता होने चाहिए, साथ साथ हम बताते भी जाएंगे क्या क्या किसके चिन्ह हैं, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर आपको ये टफ नहीं लगेगा। तो कर्म कारक जहां पूर्व पद में, पूर्व का मतलब पहले पद में, पहले पद के बाद जो कारक चिन्ह है किसका, कर्म कारक के कारक चिन्ह का, विभक्ति या कारक एक ही बात है, कारक चिन्ह का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे वन गमन, ठीक है, तो वन प्रथम पद से आपने लोप किया है, तो यहाँ आपका पूर्व पद क्या था, वन, तो इसका कारक चिन्ह क्योंकि को है तो वन के बाद को लगेगा, तो वन को गमन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वन को गमन। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि वन गमन में कौन सा समास है, तो आप क्या लिखेंगे, कर्म तत्पुरुष, या तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिया जाएगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष, या तो फिर आपको सीधे सीधे तत्पुरुष समास दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो वन को गमन, हमने क्या कहा, ये पूर्व पद, पहला पद जो होता है उसको पूर्व पद कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा पद होता है, दो पद होते हैं ना, समस्त पद में दो पद होते हैं, ये पूरा आपका वन गमन, ये समस्त आपका क्या है, ये आपका समस्त पद है, इसको आप कहेंगे समस्त पद। ठीक है, अब ये जो समस्त पद हमने क्या कहा था, इसमें दो पद होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पद, वन और गमन, दो पद हैं, इसको आप पूर्व पद कहते हैं और ये आपका कहलाता है उत्तर पद, उत्तर पद और पूर्व पद। अब क्या कहा, पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, यानी कि पूर्व पद में क्या है, वन है, तो वन के बाद आपका विभक्ति कर्म का कारक चिन्ह आ जाएगा, वन को गमन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण है ग्रामगत, तो ग्राम आपका पूर्व पद है तो ग्राम को गत। ठीक है, ऐसे ही स्वर्गगत, तो स्वर्ग आपका पूर्व पद है तो स्वर्ग के बाद आप लगा देंगे को, तो स्वर्ग को गया हुआ। ऐसे ही यश प्राप्त, तो प्रथम पद या पूर्व पद आपका यश है तो यश को प्राप्त, सभी में आप देख पा रहे हैं को आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मरणाशन, तो मरण को पहुंचा हुआ, और मरण आपका प्रथम पद है यानी कि पूर्व पद है। समझ में आया सभी को बच्चों, समझ में आया आपको, जीआईसी कंडारा आपको समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है आपको, यस माइक ले मैम, लीजिए, आपको यस समझ मैम, में आया बेटा इतना, यस मैम, चलिए आगे बढ़े। यस मैम, चलिए आपने नोट कर दिया सभी ने, नोट कर लिया सभी ने, जीआईसी यस मैम, कंडारा आप लोग ना तो नोटबुक रखे ना तो आप इसको नोट कर रहे हो, नोट कीजिए। जीआईसी डुंगरी आप टीचर से बात कीजिए, अपना माइक ठीक करवा लीजिए। ठीक है, नीचे जो हेल्प डेस्क का नंबर है उससे बात की, उनसे बात करके अपना माइक ठीक करवा लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका कर्म तत्व। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा यहाँ पर देखिए, पहला हमने तत्पुरुष समास का पहला भेद हमने क्या पढ़ा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। तो अब दूसरा यहाँ पर इसका भेद क्या है, करण तत्पुरुष। ठीक है, क्या है, करण तत्पुरुष। अच्छा, इससे पहले हमने एक चीज बताई थी आपको यहाँ पर, वन गमन। ठीक है, वन गमन, ये उदाहरण है, ये सभी आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका लोप हुआ था, यहाँ पर कर्म कारक के चिन्ह का लोप हुआ था। सभी में देखिए को आ रहा है, प्रथम पद के बाद को आ रहा है, तो किस चिन्ह का लोप हुआ था, कर्म कारक के चिन्ह का लोप हुआ था। कर्ता को हमने छोड़ दिया, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, अब करण से तीसरा आपका क्या है, लेकिन यहाँ पर तीसरा नहीं होगा, यहाँ पे हमने कर्ता को छोड़ दिया था, यहाँ पर दूसरा होगा। तो अब करण देखिए, ठीक है, करण तत्व क्या कहा गया है, जहां पूर्व पक्ष में या पद में करण कारक की विभक्ति या कारक का लोप हो वहां पर करण तत्व होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह से, तो उसको तो आप याद कर लेंगे, साथ साथ यहाँ भी बताते रहेंगे। तो बस सीधे वो सब में यही है। अब
बस आपने तत्पुरुष समास को समझ लेना है और नाम से ही आपको कारक के पता है, उसके चिन्ह पता है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको ये लाइन से पता से इसके भेद पता होने चाहिए बस। और उसके साथ-साथ उसके कारक चिन्ह पता हो तो फिर आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर किसका चिन्ह किसका लोप होगा? यहाँ पर आपके करण कारक की विभक्ति का लोप होगा। जैसे मन माना, तो मन से माना हुआ, से चिन्ह का लोप हुआ था और जैसे ही आपने विग्रह किया तो आपको से चिन्ह मिल गया। रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित, विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह मिल गया, वो भी किसका? करण कारक का। ऐसे ही रेखांकित, रेखा से अंकित, तो जैसे ही हमने इसको क्या किया, इसका विग्रह किया तो हमें कारक चिन्ह मिल गया, कारक चिन्ह करण का मिला। साथ ही साथ प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, ऐसे ही भयाकुल, भय से आकुल, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, मन गणंत, तो मन से गणंत और गुण से युक्त, गुण युक्त। सभी उदाहरण आप लिख लेंगे। मैंने कहा एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लास्ट में आपको जब प्रश्न उत्तर कराएंगे तो फिर आपको वहां फिर से रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और कल की क्लास में यहाँ पर हम यहाँ से आगे के जो भेद हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया? चलिए बोलिए बेटा, अनम्यूट कर लिया गया आपको, हो गया सबका? यस मैम। चलिए आगे को हम जो आगे के भेद हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।